प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का, जिसमें आपको ज्वाइन करेंगे वजी और हुमा। अस्सलामुअलैकुम वजी, अस्सलामुअलैकुम हुमा, कैसे हैं आप लोग? और क्या कुछ है जियो पाकिस्तान? नाइस कलर्स यू बोथ आर वेयरिंग और बहुत अच्छी। हमारी भी तारीफ कर सकते हैं आप लोग। हाँ, इंतजार में आज बस हमारी तारीफ हो जाए। थैंक यू वेरी मच हिफ्जा, थैंक यू वेरी मच अशर। हम आज बात करने जा रहे हैं बहुत सारी बातों पे। आज हम याद करेंगे जुनैद जमशेद के वो दोस्त जो उन्हें याद कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो कुछ कलेक्शन ऑफ ट्रिब्यूट्स जो हैं वो हमने आज जरूर दिखानी है। कुछ हमारी अपनी भी है क्योंकि हम ऑफिस में सारे कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, कुछ गाते रहते हैं, लेकिन आज हुमा गाना भी सुनाएंगी, पता आपको? थैंक यू वेरी मच। यू नेवर नो, अगर मुझे बहुत इस्तेमाल किया तो शायद मैं गा सकती हूँ। लेकिन वैसे प्रॉमिस हम जो आपको कर सकते हैं, शहजाद रॉय ने भी उनको ट्रिब्यूट दिया है और अली जफर ने भी दिया है, सलमान अहमद ने भी दिया है और जुल्फी, मेरा ख्याल है उनका शायद हमारे पास है नहीं, लेकिन फेसबुक पे काफी चल रहा है। एक और चीज जिसके बारे में मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, आज दिखाना चाहेंगे कि बहुत बड़े सिंगर हैं फरहान सईद जो कि एक्टर भी हैं, और उर्वा हुसैन जिनकी रिसेंटली मंगनी हुई थी, उनकी अब बिल्कुल शादी होने वाली है मिडल ऑफ दिस मंथ, और उनकी ढोलकी की कुछ तस्वीरें आई हैं। और हुमा वेरी एक्साइटेड है, वेरी एक्साइटेड। इट्स अ यंग कपल, दे आर इन लव, दे आर गेटिंग मैरिड, तो हम भी उनकी खुशियों में शरीक होंगे। व्हाई नॉट? एग्जैक्टली, ये यंग एज वेल यार, इसमें क्या मतलब दे आर यंग कपल, क्या मतलब है उनका? इसी नोट पे मेरा ख्याल है कि हम टॉप स्टोरी से जा रहे हैं। थैंक यू। कराची में तरक्याती काम शुरू ही नहीं, मुकम्मल भी कराएंगे। वजीर आला सिंध ने डेडलाइन भी दे दी, जो काम 8 सालों में ना हो सके 4 माह में कैसे होंगे? मुराद अली शाह खुद निगरानी करें तो शायद अनहोनी होनी हो जाए। PIA के चेयरमैन चले गए, ATR तैयारी ग्राउंड कर दिए गए। हवेलियां हादसे के बाद ये एक्शन किस काम का? मरने वाले मुसाफिरों के अहले खाना आज भी हादसे के जिम्मेदार तलाश कर रहे हैं। KP के हुकाम का गड्डानी में बहरी जहाज की आग में खैबर पख्तूनख्वा के 200 से जायद मजदूरों जान बहक होने का दावा बलूचिस्तान हुकूमत रद्द कर रही है, लेकिन ऐसे सवाल बताते कम बैक। अच्छा, मैं भी देख रही थी और ये हम गोल देख रहे थे, सुबह बड़ी डिस्कशन हो रही थी हमारी टीम की इस गोल पे, लेकिन इसकी डिटेल्स हम बाद में देंगे। लेकिन मेसी और रोनाल्डो के बीच में ये मुकाबला जो है, या तो एक जीतता है या दूसरा, तो ये जो गोल्डन गोल है, ये बॉल है जो जीतने के लिए है, ये 2007 से गोल्डन होती है। गोल्डन तो डेफिनेटली होती है, गोल्ड की होती है कि नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऑलराइट, लेकिन सर्दियां जो है वो कल जिस तरह आपने बताया कि कराची में बारिश हुई थी, उसके बाद खुन की कराची में बढ़ गई है, और कराची वाले जब पंखा बंद कर दें तो इसका मतलब है कि सर्दी आ गई है, तो अब वो पंखे बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, हल्की हल्की सर्दियां आ गई है। वाकई, विच इज वेरी ट्रू। बिल्कुल जो कराची से बाहर बैठे हुए हैं वो कहीं ये ना ख्वाब देखें कि जैसे बहुत ही सर्दी है, नथिंग लाइक दैट। लेकिन वी लाइक टू फील, दिसंबर का महीना है, पूरी दुनिया में सर्दी हो रही है, तो हमें क्यों नहीं, तो थोड़ी सी लहर हमारी तरफ भी। Exactly. सर्दियों में करते हैं, सर्दियों में बहुत सारे काम करते हैं। सबसे पहले तो लास्ट वीक हमने आपको दिखाया था एक मूंगफली से का पैकेज रिपोर्ट दिखाई थी कि लोग मूंगफलियां किस तरह खरीदते हैं। आज मैंने रात में डिस्कवर किया एक मछली वाले को, मछलियों का यानी कि फिश का कारोबार बढ़ जाता है, मछली खाने वालों की तादाद बढ़ जाती है। आपको दिखाते हैं कि हमने मछली के स्टॉल पर क्या खाया। सर्दियां आ गई है और सर्दियों की आमद के साथ ही आप देख सकते हैं कि फिश फ्राई के स्टॉल्स भी जगह जगह लग गए हैं। दिसंबर की आमद का सुनते ही हर जगह इन फिश स्टॉल्स पर रश बढ़ता जा रहा है, मछलियों की फरोख्त में इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद, आप देख सकते हैं कि शहजाद फिश फ्राई कर रहे हैं। कारोबार हो रहा है आपका मछली का? फिंगर फिश भी है इनके पास, और कौन कौन सी मछली भाई आपके पास?
फिश को फ्राई होता हुआ देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो मैं यकीनन इस घर पर फिश को ट्राई करूंगा और आपको इस बारे में अपडेट करते रहेंगे जियो पाकिस्तान में। जियो पाकिस्तान देखते रहिए जियो पाकिस्तान। आई एम सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी, लेकिन ये हुआ ये कि मैं वहां जब पहुंचा तो मैंने कहा यार अपने जियो पाकिस्तान व्यूअर्स से शेयर करनी चाहिए। मैंने अपने मोबाइल फोन निकाला और कोशिश की, कहीं कहीं कैमरा शेकी हो गया, उसके लिए माजरत। लेकिन ये कि अपने स्पेशल मोमेंट्स जो हैं वो अपने नाज़रीन से शेयर करने चाहिए। ना सिर्फ ये कि वो तो मछली पे तो मेरी पूरी नजरें थी, बेशक कैमरा हिलाएं या स्टैटिक रखे, मुझे ऐसा शक हो रहा था कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की मछली थी। और वजी की इस बात से मुझे ये याद आया कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हैंड हेल्ड कैमरा या अपने फोन से आप वीडियोस बनाते हैं जरूर बनाएं और हमें जरूर भेजें, बल्कि वी वुड लाइक, हम दोनों तो लाते ही रहते हैं। आप लोग भी बताएं कि सर्दियों में आपके शहरों में क्या हो रहा है, तो इस बारे में भी हम बात करें। कराची में तो हमने बताया कि हल्की फुल्की सर्दी शुरू हो गई है, लेकिन मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है हवा। और इस्लामाबाद वाले जिस बारिश का इंतजार कर रहे थे बहरहाल वो हो गई है। तो अब जो है वो पूरा पंजाब ही एग्जैक्टली, तो बारिशें हो गई हैं, ठंड जो है वो ठीक ठाक पड़ी। लाहौर में बहुत ज्यादा फॉग है, बहुत ज्यादा जो है वो धुंध है, जिसके बायस परवाजें ये सब कुछ बता सकते हैं। इस पर अपडेट ना ले लें। बिल्कुल जी, उमे फरवा फ्रॉम लाहौर इज जॉइनिंग अस राइट नाउ और उनसे पता करते हैं कि क्या मौसम चल रहा है। उमे फरवा जरा मौसम का हाल बताएं लाहौर का, और ये फॉग की क्या सिचुएशन है। उमे फरवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई कैन सी उमे फरवा वो खड़ी हैं और पीछे फॉगी सिचुएशन भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनको आवाज मेरी नहीं पहुंच रही। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि वो थोड़ा सा कर जी। उमे फरवा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा फॉग की सिचुएशन बताएं। लाहौर में मोटरवे पूरा दिन ही कल बंद रही है ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम जो है वो शदीद सर्दी की लपेट में आ चुका है। लाहौर के जो शहरी हैं जो वो जाते थे मरी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन अब फोग की वजह से लाहौर ही मरी बन चुका है। यक हवाएं जो हैं वो चल रही हैं फोग की वजह से, लोगों को दुश्वारी तो है बहुत ज़्यादा। यहाँ से जो मोटरवे है वो फिलहाल बंद हुई है और हर रोज़ ही बंद हो जाती है और 10 बजे के बाद जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दी जाती है। इसके साथ साथ जो है GT रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा धुंध है, वहाँ पर भी रवानी है वो सुस्त रवी का शिकार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा हफ्ते तक मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और सर्द रहेगा, और फोग का ये मौसम उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि बारिश नहीं हो जाती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लोग अमूमन जब शदीद किस्म की सर्दी बढ़ती है तो लोग अपने घरों में बंद होकर रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाहौरिये जो है वो मौसम को खूब भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। एक तो सर्दी की सौगात है, ड्राई फ्रूट है और हलवा जात है, नमकीन चाय है, उससे भी मजे ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वैसे भी पार्कों में जाकर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इस शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्म जो मलबूसात हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। देखा हमने बच्चों को खासतौर पे जब स्कूल में जाते हुए पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बच्चों को कैप्स भी पहनाई हुई है, मास्क भी पहनाया हुआ है, मफलर भी पहनाया है। तो बड़ी मुश्किल से लाहौरी जो है वो इतनी, क्योंकि काफी गैप के बाद सर्दी जो है वो यहाँ पड़नी शुरू हुई है, तो शहरी खुश भी हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि लाहौर के अंदर बारिश हो जाए ताकि ये जो धुंध का सिलसिला झड़ जाए और सही मानों में जो सर्दी है वो पड़े। अच्छा उमे फरवा, ये बताइएगा क्या फ्लाइट्स का स्केड्यूल जो है वो भी मुतासिर हुआ है? जी बिल्कुल वजी, ये काफ़ी दिनों से जब से, चूंकि 6 दिन आज छठा रोज़ है लाहौर के अंदर फोग का ये सिलसिला जारी रह रहा है, और जब जैसे ही फोग पड़ना शुरू हो जाती है तो फ्लाइट का शेड्यूल पूरी तरह से मुतासिर होता है। और ना सिर्फ फ्लाइट का शेड्यूल मुतासिर होता है, ट्रेनें भी इस चीज़ के साथ जो है वो इसका वजह से मुतासिर हो जाती है। थैंक यू उमे फरवा, शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन ये ऐसी चीज़ है, लाहौर में रहे हुए हैं जो लाहौर में इस वक्त हमें देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट क्या मतलब हर विंटर की यही बात है कि फैसलाबाद से हमारे दोस्त ने कल तस्वीरें भेजी और वहाँ इतनी को खतरनाक सूरत हाल थी, खतरनाक से मुराद लिटरली धुंध जो है वो कैमरे में नजर आ रही थी। वैसे ये उमे फरवा के पीछे भी कुछ यही किस्म का हाल था। लेकिन आए जी देखें कि कराची क्लीन अप ऑपरेशन जो है, कराची की सफाई का क्या फ्यूचर है, होगी भी इस बार के नहीं होगी। थोड़ी सी अपडेट आपको दे दें कि वजीर आला सिंध सिर्फ डेडलाइन ना दे बल्कि कराची में खुद आगे बढ़कर तरक्याती काम भी करवाएं और उनकी निगरानी भी करें। सैयद मुराद अली शाह ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया, और इनका कहना था कि शहर में 5 मंसूबे शुरू किए हैं और उम्मीद है कि अभी मंसूबे पर काम 4 माह में मुकम्मल होगा। मैंने यही कहा था कि दिसंबर में हम ये सारे काम शुरू करेंगे और 4 से 6 महीने में ख़त्म करेंगे।
तो उस प्लान के मुताबिक ही चल रहे हैं। थोड़ी सी स्लिप ज़रूर हुई है। मैं चाह ये रहा था कि ये दिसंबर में शुरू हो जाती, यानी 1 दिसंबर से। आज कौन सी 10 है, 11 है, 11 दिसंबर है। और आज ये काम सारे जो टोटल जो है ये 6 काम शुरू हुए, 5 शुरू हो गए, 6 हमने अवार्ड कर दिए हैं। हम आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने अपने दौरे में मेयर कराची वसीम अख्तर को अपने साथ न ले जाने की कोताही मान भी ली और आइंदा दौरे में उन्हें साथ रखने का आज़म भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि कराची से कचरा उठाने की जिम्मेदारी उनकी है और वो तरक्याती काम इलेक्शन से पहले खत्म करना चाहते हैं। वज़ीर आला की बात सर आंखों पर, लेकिन जिस कचरे को उठाने का वो आज भी सिर्फ अज़्म जाहिर कर रहे हैं, वो गुज़िश्ता कई माह से उनकी हुकूमत को मुंह चिढ़ा रहा है और मजबूरन मेयर कराची को शहर से कचरा सफाई मुहिम शुरू करनी पड़ी। यूनिवर्सिटी रोड, लकी स्टार, तारिक रोड के अलावा शहर में कई ऐसे मकामात हैं जहां तरक्याती काम सुस्त रवि से जारी हैं, जिनकी रफ्तार महज वज़ीर आला की जरा सी तवज्जो से तेज हो सकती है। बिल्कुल, और इसके बारे में हमने मजीद बात करनी है इन डिटेल जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फहीम की, उनसे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन छोटी सी मैं एक बात जिक्र करना चाहती थी। आज सुबह भी हम बात कर रहे थे कि स्वीडन जो है, जो स्वीडन नॉर्वेजियन कंट्री है, वहाँ कचरा खत्म हो गया है। वो उन्होंने इतना रिसाइकिल किया है, कचरा इतना रिसाइकिल किया है कि अब वो इर्द गिर्द के बाकी मुल्कों से कह रहे हैं कि आप हमें कचरा भेजें। अच्छा, उससे मजे की बात यह है कि वो रिसाइकिल करके उससे बिजली बना रहे हैं और आप सोचें कि उनकी जो बिजली की जरूरत है उसकी आधी पैदावार वो कचरे को रिसाइकिल करके हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात मैं हमें याद दिलाऊं कि जिस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे, उससे पहले कायम अली शाह वज़ीर आला थे और 8 साल तक वज़ीर आला रहे थे। उन्होंने अपने जाने के जो आखिरी 2-3 दिन है उसमें अनाउंस किया था कि कराची का कचरा 3 दिन में साफ कर दिया जाएगा और अब वज़ीर आला को आए हुए भी कई महीने हो गए हैं। सो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जब दावे करें या बातें करें या वादे करें आवाम से, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल बयानात, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना हो, उसमें थोड़ा सा दम हो। आपने इतनी सही बात की है कि काश कोई हमें वहां सुन रहा हो जिसके जो डिसीजन मेकर हो, जो इस किस्म की चीजें कर सके। लेकिन लेट्स मूव ऑन। ये ऐसी बातों से ना वजी मेरे दिल में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये कचरा है, ये आई एम सॉरी हमेशा रहेगा। अभी तक हमें कोई फेथ नहीं है कि कोई यहाँ की सफाई होगी। लेकिन लेट्स मूव ऑन और अभी हम कुछ फुटबॉल की बात कर रहे हैं। फुटबॉल की हम बात करने लगे हैं। नहीं, बल्कि हम फुटबॉल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर को एक फुटबॉल की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कभी पुर्तगाल के फुटबॉल चीजें आ जाती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, नहीं, अब बात फुटबॉल की कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम याद दिला दें कि फहीम सिद्दीकी हम कोशिश करें, ब्यूरो चीफ है कराची का, हम बात करेंगे कराची में सूरत हाल क्या है हम बात करेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं फुटबॉल की। पुर्तगाल के फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर साल का बेहतरीन फुटबॉलर का अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए हैं। गोल्डन बॉल की दौड़ में लायनल मेसी दूसरे नंबर पर। नेशनल टीम नहीं है हमारी फुटबॉल की, कोई नेशनल टीम है, लेकिन वो ऐसे परफॉर्म करती है जैसे अंडर 19। लेकिन उसमें पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ग्रूम नहीं किया जाता उस टैलेंट को। और एक नेशनल फुटबॉल टीम तो मैं आपको कराची के लियारी से निकाल के दे सकता हूँ। मैं वहाँ सीरियसली अगर आपको याद हो, उसामा भी गए थे उस फुटबॉल स्टेडियम में, जो कि लियारी का फुटबॉल स्टेडियम है, मैं भी गया था उसके बाद। और वहाँ पे इतना टैलेंट है कि बस सिर्फ जरूरत है कि सही लोगों को पिक किया जाए, उनको सही ग्रूम किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पर आपकी टीम आप देखें, वेरी राइट वजी, ये होगा तब जब हमें क्रिकेट का जो जुनून है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो कुछ और स्पोर्ट्स ऊपर जाएंगे। टॉकिंग ऑफ क्रिकेट, मेरा ख्याल है एक ट्रिब्यूट टाइम भी है और आज हम एक ऐसे क्रिकेटर को अपने शो में सालगिरह की मुबारक दे रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और आज उनकी क्या उम्र हो रही है, आज क्या कौन सी सालगिरह, 46 बरस के हो गए हैं। साहब को आज हमने बहुत से ट्रिब्यूट्स देने हैं, क्योंकि अभी हम देखें ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखें तो ऑन अ डेली बेसिस उनके जो दोस्त थे, उनके कंटेम्प्रेरीज थे, वो उनके लिए ट्रिब्यूट्स पेश करें, उन्हीं के गाने गा रहे हैं। आई मीन दैट इज द बेस्ट वे टू गिव अ ट्रिब्यूट। तो लिहाजा अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हम उनके बैंड मेंबर भी थे वाइटल साइंस के, और उनके बड़े ही करीबी दोस्त भी थे सलमान अहमद। उन्होंने जो ये ट्रिब्यूट दिया है वो जरा देखिए। जिन्हें जब हयात थे हुमा, तो 5 साल पहले वो विजिट करने गए सलमान को, है ना, मिलने गए सलमान, और उन्होंने फिर पुरानी यादें ताज़ा की। सलमान ने गिटार निकाला,
धुन बजाई और जुनैद ने फिर अपनी जवानी की पाकिस्तान से प्यार और वालिहाना मोहब्बत का जो उनके अंदर जज्बा है, दिल दिल पाकिस्तान, इस मिलनी नगमे को उन्होंने बिल्कुल। तो ये गाना फॉरगिव मी, ये ट्रिब्यूट तो उस सेंस में नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली इन लोगों का पुराना 5 साल पुराना एक वीडियो है जो शेयर की है सलमान अहमद ने। और देखिए मतलब वो एक गाने का जुनून, एक मुल्क के लिए मोहब्बत, देखें गा भी रहे हैं, क्या गा रहे हैं, दिल दिल पाकिस्तान। ये मेरे ख्याल है सलमान के साहबजादे ने ये वीडियो बनाई थी और ये इनकी पर्सनल लाइब्रेरी में मौजूद थी, लेकिन इस वक्त उन्होंने ये वीडियो जुनैद भाई को ट्रिब्यूट के लिए रिलीज किया। अच्छा, ये दिल दिल पाकिस्तान ना ऑलमोस्ट एक एंथम है, मतलब अगर कोई अकेला गा रहा हो तो अकेले तो आप गा ही नहीं सकते ना, एवरीबडी हैज टू जॉइन इन, मतलब वो दिल से एक निकल आता है कि आप जॉइन कर लेते हैं। जुनैद गा रहे थे, आप भी लिप सिंक कर रही थी, मैं भी कुछ बना रहा था, मतलब हमारे स्टूडियो में हम एक मोहब्बत है, कुछ है इस गाने के अंदर। अच्छा, गानों की बात हो रही है तो जुनैद जमशेद का एक और गाना है जो आप लोगों को याद होगा, गोरे रंग का जमाना। ये उनकी पहली, मेरा ख्याल है पहली या दूसरी एल्बम का ये गाना है वाइटल साइंस का। और ये पहले आप गाना देखें, फिर हम बताते हैं कि हम किससे बात करने लगे। व्हाट एन आइकॉनिक सॉन्ग, मतलब कितनी दुनिया ने समझा था ये गाना उन्हीं के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर जो एक्ट्रेस हैं जो एक्ट कर रही थी, नताशा कजलबाश उनका नाम है, वो आज हमें ज्वाइन कर रही है, उनसे हमने बात करनी है। आयरॉनिकली अगर आप ये वीडियो देखें, मैं और वजी ने एकदम से दोबारा से नोटिस किया कि ये चित्राल की वीडियो है, तो ये सेटिंग भी जो है चित्राल की। अच्छा, अगर आपको याद हो, जुनैद ने आखिरी तस्वीर ट्वीट की है अपने अकाउंट से, वो चित्राल ही की है और उसमें उन्होंने उसको जन्नत करार दिया है ना। मतलब कितनी ये बातें उसके बाद फिर आप सोचना स्टार्ट हो जाते हैं। नताशा कजलबाश हमारा इंतजार कर रही है। नताशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन आपके लिए भी ये मुश्किल वक्त होगा। ये वीडियो जो हमने देखी है, गोरे रंग का जमाना और जुनैद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ हमारे साथ शेयर करें। जी, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी जब जुनैद और आयशा हमारे घर आए थे और अम्मी से इजाज़त ली थी उन्होंने टू टेक मी टू चित्राल टू शूट द वीडियो ऑफ गोरे रंग का ज़माना। उस वक्त मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि ये वीडियो इतना फेमस हो जाएगा और आज तक लोग इसे देख के जुनैद को याद करेंगे। और द एक्सपीरियंस वाज ग्रेट। शोएब मंसूर भी साथ थे। जुनैद वाज अ वेरी जनरस मैन, कंसिडरेट, एंड आई रिमेंबर कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं कंफर्टेबल रहूं। मुझे आयशा के साथ उन्होंने एक अपना बेडरूम दे दिया ताकि मैं आराम से रहूं और वो बाहर ठंड में सोए रात पे। द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। ही वाज परफेक्शनिस्ट, सो उनके जो सारे शॉट्स वगैरह थे पहले से प्लान करके शोएब मंसूर के साथ वो प्लानिंग करके वो डिसाइड करते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। इन ऑल आई लुक बैक एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। आई थिंक आई हैव नेवर डन समथिंग एज बिग एज गोरे रंग का ज़माना। और आज जुनैद के बारे में सोच के मुझे आई जस्ट फील रियली रियली अपसेट कि आई डोंट नो, काश के उनको अल्लाह लंबी ज़िंदगी देते, बट खैर जो अल्लाह नताशा, आपके ख्याल में जमशेद को किस बात के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा? Indeed, Pakistan has lost a great personality. मेरे उम्र के लोग उनको याद करेंगे for the music revolution that he brought into the country in the 80s. जब वीडियोस तो क्या, एल्बम्स, गाने कुछ नहीं बनते थे और he brought about a change. Vital Signs तो आप सबको पता ही है, was the first band in Pakistan. दिल दिल पाकिस्तान, who can forget that? बहुत शुक्रिया। नताशा कजलबाश हमारे साथ मौजूद थी। She was very young जब गाना शुरू हुआ है ना? वो तस्वीर, मतलब हम वीडियो भी देख रहे हैं और अब भी उनको देख रहे हैं, तो she must have been very young। ये भी वैसे हमने उनसे पूछ लेना चाहिए था। Anyway, time for a break, उसके बाद मिलते हैं।
बैक टू जियो पाकिस्तान। और कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि सीएम सिंध मुराद अली शाह ने ये कहा कि उन्होंने जिक्र किया बल्कि कराची के तरक्याती कामों का और किस तरह वो अपनी निगरानी रखेंगे, कुछ मंसूबों का भी उन्होंने जिक्र किया। अब हम थोड़े से स्केप्टिकल हैं तो हमने सोचा कि हम इस पर मजीद बात करते हैं और हमें ज्वाइन करें जी न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ है। फ़हीम, ज़रा ये बात ऐसी है कि हमें थोड़ी सी तफसील इस पर चाहिए होगी कि ये बताएं कि आपने कभी कराची में कोई तरक्याती काम होते हुए देखा है, और अगर तरक्याती काम पीपल्स पार्टी के 8 साल से जारी दौर में हो रहे होते तो क्या कराची का नक्शा आज मुख्तलिफ ना होता? देखिए, मेरे सवाल का आपने खुद ही जवाब भी दे दिया कि अगर कराची में तरक्याती काम हो रहे होते तो यकीनन शहर का नक्शा तब्दील हो चुका होता। लेकिन हमें यह नज़र आता है कि पिछले 7 से 8 सालों में कराची जो डिजर्व करता था कि यहाँ पे तरक्याती काम होने चाहिए, जिस तरह से इस शहर में जो है आबादी बढ़ रही थी, जिस तरह से इसके शहर के मसाइल बढ़ रहे थे, उसमें इस शहर में वो तरक्याती काम नहीं हुए। आज ये शहर जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है। इस शहर में जहाँ रोजाना 12,000 टन कचरा पैदा है, जिसमें सिर्फ 4,000 टन जो है बमुश्किल उठ पाता है, 8,000 टन कचरा जो है डेली की बुनियादों में इस शहर में जो है वो मौजूद रहता है और अगले दिन फिर 12,000 टन कचरा जो है पैदा हो जाता है। तो उस शहर में कचरा सबसे बड़ा मसला बन चुका है। कम्युनिकेशन का मसला, जिसे हम कहते हैं कि इस वक्त शहर की सड़कें इतना बुरा खंडराट का मंजर पेश कर रही हैं। शहर में जो सबसे अहम शाहरा है जिसका मसला इस वक्त बहुत अरसे से मीडिया में भी हाईलाइट हो रहा है, यूनिवर्सिटी रोड, उसकी हालत तबाह से तबाहाल होती चली जा रही है और रोजाना की बुनियाद पर जो है वहां पर उसके लिए मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत उस जानिब तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। और जब ये इस तरह के कई मसले हैं जो शहर में मौजूद हैं, लेकिन हमें नजर ये आता है कि सिर्फ दावे हैं, सिर्फ ऐलानात हैं और इन दावे और ऐलानात से कभी मसले हल नहीं होते। अगर मैं थोड़ा सा इसे ये कहा जाएगा कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं मामले को, लेकिन यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो रोटी कपड़ा और मकान का भी जो है वो नारा लगाती है, लेकिन क्या रोटी कपड़ा और मकान इस मुल्क के आवाम को 1970 की दिहाई से अभी तक मिल पाया है? तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस शहर में मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर हैं और उनको हल नहीं किया जा रहा। इख्तियारात का मसला है, इख्तियारात की जंग है। जो शहरी हुकूमत जो मुंतखब हो के आई है बल्दियाती क़यादत, उसके दरमियान और जो सिंध हुकूमत उसके दरमियान इख्तियारात का भी मसला है, जिसकी वजह से एक और सूरत हाल इस शहर के लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ी। और वो ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि ये मसले आखिर हल कब होंगे, क्योंकि उन्हें यह नज़र आता है कि जो मुंतखब मेयर है वो ये कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है कि इख्तियारात मौजूद है LGO के तहत। तो सूरत हाल कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं और मुझे कोई ज्यादा उम्मीद भी नहीं है कि इस शहर के मसले हल होंगे। अच्छा, आपने खैर अपना जवाब दे दिया कि उम्मीद नहीं है। वजीर आला कायम अली शाह जब अपना टेन्योर उनका खत्म हो रहा था उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने, आपको याद होगा, 3 दिन की डेडलाइन दी थी। इसी तरह की डेडलाइन अब मुराद अली शाह भी दे रहे हैं। तो ये क्या डेडलाइंस देते रहेंगे? ये क्या फोटो ऑप्स है? इलेक्शन आ जाएगा, गुडविल क्रिएट कर रहे हैं, काम नहीं होगा? देखिए, हुक्मरान तो डेडलाइंस देते रहते हैं, इस पर इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि कायम अली शाह ने जब एक डेडलाइन दी, उसके बाद जब वो नहीं कर सके तो उन्होंने कहा कि हम इसको जो है मजीद उस पर ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने उसके बाद ये कहा कि हम एक चीनी कंपनी से जो है मुआहदा कर रहे हैं और उस मुआहदे के लिए उन्होंने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि 3 महीने के अंदर अंदर जो है ये चीनी कंपनी शहर से कचरा उठाना शुरू कर देगी। वो 3 महीने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं क्या उनके, जबकि ये बात जो है 6 महीने 7 महीने पुरानी है। उसके बाद अब वो चीनी कंपनी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो जनवरी से शहर से कचरा उठाना शुरू कर देगी। मैं आपको ये बता दूं कि ये चीनी कंपनी का जो मुआहदा हुआ है ये सिर्फ अभी 2 अजला के लिए हुआ है, सिर्फ और सिर्फ साउथ और ईस्ट के लिए। अभी इसका जो पूरा शहर के साउथ और ईस्ट पर ही मुश्तमिल है, ऐसा नहीं है। अभी जो है बहुत बड़ा काम इस मामले में भी करना है गवर्नमेंट को भी और शहरी हुकूमत को भी। देखें, जो शहरी हुकूमत है उसके मसाइल में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि तमाम वो इदारे जो 2008 में जो बल्दियाती सेटअप था उसमें मेयर के पास थे, नाजिम के पास थे, वो आज नहीं है। आज मेयर के पास जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है जिसका काम कचरा उठाना है, उसके पास कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है जिसने डेवलपमेंट का काम करना है, उसके पास इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है जिसने शहर की इमारतों का सिरनो जायजा लेकर शहर का एक मास्टर प्लान तैयार करना है। मास्टर प्लान का डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। जो अर्निंग के जराए होते हैं जो किसी भी हुकूमत के पास, किसी भी इदारे के पास, वो जराए जो है शहरी हुकूमत के पास नहीं है। जब मामला ये आ जाए कि उसके वक्तन फवक्तन जो है फंड्स रोक दिए जाएं, जब ट्रांसफर पर एक दूसरे के खिलाफ जो है खड़े हो जाएं, एक ऑर्डर निकाले मेयर का, म्यूनिसिपल कमिश्नर, और दूसरी जाने पे एक ऑर्डर जो है ऐसे लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी निकाल दे, तो फिर किस तरह से मामला चलेंगे? जब अफसरान जो है वो ये देखें कि मुझे इसकी माननी है या इसकी माननी है, तो वो माने किसकी? जब वो उन्हें यही नहीं पता तो वो फिर काम को कैसे सीरियस लेंगे और कैसे इस शहर के मसलों को हल करेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्यूरो
चीफ जी न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ बात करते। मेरे पास वक्त की चूंकि तंगी है इसलिए हम माजरत चाहते हैं, हम इस पर मजीद गुफ्तगू करनी चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस लगा नहीं फ़हीम का भी कि कुछ देखिए, माजी में ये हुआ है कि हम बात करते हैं शहरी हुकूमत के इदारे या जिले हुकूमत के इदारे, तो माजी में सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत के जो इदारे इनकी गठजोड़ रही, आपस में सियासी मिली भगत रही, उसकी वजह से गोश्त मुलाजिमीन भर्ती कर लिए गए जो तनख्वाहें तो लेते थे, काम नहीं करते थे। सो एक बड़ा मेस क्रिएट हुआ है और पूरा बैकलॉग क्रिएट हुआ है, इसको दूर करने में टाइम भी लगेगा। बिल्कुल जी। अच्छा, अब हमने बात करनी है एक और खबर जो हम आपके सामने लाना चाहते थे। पीआईए ने अपने एटीआर जहाज जो हैं वो ग्राउंड कर दिए, कल भी हमने आपको बताया था, लेकिन आज तफसील। बिल्कुल, एटीआर तैयारे ग्राउंड कर दिए गए हैं। 7 दिसंबर को एटीआर तैयारा ही चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हुआ, जिसमें तैयारे के अमले समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसके बाद इतवार की रात मुल्तान ने पीआईए के एक और एटीआर तैयारे के इंजन में खराबी के बायस पायलट ने परवाज को न उड़ाने का फैसला किया। ये सूरत हाल देखते हुए पीआईए ने इस तैयारे को ग्राउंड करने का फैसला किया। लेकिन फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से पीर की सुबह फिजाई कंपनी को इन्फॉर्म किया गया कि वो तमाम एटीआर तैयारों का शेक डाउन टेस्ट करना चाहती है और इस टेस्ट की तकमील तक कौमी फिजाई कंपनी ने तमाम तैयारे ग्राउंड करने का फैसला किया है। और इन वाकयात के बाद चेयरमैन पीआईए आजम सहगल ने गुज़िश्ता रात इस्तीफा दे दिया, ताहम उनका कहना था कि तैयारों में कोई खराबी नहीं और उनका मुकम्मल मुआयना होता रहता है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, हमारे दोस्त हैं, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन। तारिक, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये आजम सहगल के इस्तीफे से मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है, क्या जो इन पर दबाव आया पिछले एक हफ्ते में वो भी वजह बना इस्तीफे की? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीआईए पिछले कई साल से क़यादत के बहरान में मुब्तला है और आप ये देखें कि सिर्फ 7 महीने में ये दूसरे चेयरमैन हैं जिन्होंने रिज़ाइन किया है। इससे पहले मई में नासिर जाफर जो पीआई के चेयरमैन थे, उन्होंने पीआई मुलाजमीन के एहतजाज के बाद, जिसमें 2 मुलाजमीन की जानें चली गई थी, उस वक्त रिज़ाइन किया था। और उसके बाद जो है वो आजम सहगल साहब, उसके बाद कुछ अरसे के लिए सेक्रेटरी एविएशन इरफान इलाही जो है वो चेयरमैन बने और उसके बाद जो है वो ये तीसरे चेयरमैन बने थे इन 7 महीनों के दौरान आजम सहगल। और एटीआर वाक़े के बाद उन्होंने भी जो है वो रिज़ाइन कर दिया। बहरहाल दबाव ज़रूर मौजूद है, कहा क्या है कि ज़ाती वजह के बिना पर रिज़ाइन किया, लेकिन हकीकत यह है कि एक ज़बरदस्त दबाव था उस पूरी सूरत हाल के हवाले से जिससे पीआईए मुब्तला है। और इस वक्त पीआईए की सूरत हाल ये है कि पीआईए के जो सीईओ हैं वो कायम मुकाम है, जो सीओ हैं वो कायम मुकाम है और ये एलपीआर पर भी हैं, यानी कि रिटायरमेंट से पहले की छुट्टियों पर हैं। और इनको जो है वो डायरेक्टर फ्लाइट ऑपरेशन भी हैं ये और सीओ भी हैं, ड्यूल चार्ज इनके बाद। और नीचे कई अफसरान ऐसे हैं जो अहम इंतजामी ओहदों पर हैं और सब या तो ऑफिशिएटिंग चार्ज है उनके पास या कायम मुकाम जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो कोई शक नहीं है तारिक कि बहुत मिसमैनेजमेंट है और बहुत ओवरहॉलिंग होनी है। जी तारिक, लेकिन हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि त्यारा हादसा जो हुआ है अभी चित्राल वाला, इसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? जी इसकी तहकीकात अभी तक इब्तदाई मरहले में ही है, क्योंकि जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं खोला जाएगा, एफडीआर चेक नहीं होगा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर चेक नहीं होगा, उस वक्त तक तहकीकात आगे नहीं बढ़ेंगी। तो अभी इब्तदाई जो था कि हादसे का जो मुकाम था उसके मुतालिक उसका जो सर्वे था, उसकी जो जांच पड़ताल थी वो कंप्लीट हो गई है। एफडीआर अभी तक नहीं भेजा जा सका है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी नहीं भेजा जा सका है, क्योंकि जिस ऑफिसर को लेके जाना है उसका वीज़ा अरेंज नहीं हुआ है और ये फ्रांस जाना है। तो जैसे उसका फ्रांस का वीज़ा आएगा तब जो है वो एफडीआर फ्रांस भेजा जाएगा। बहुत शुक्रिया। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद थे। और सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है हुमा, जो सूरत हाल आप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सूरत हाल देखें आपको अफसोस होगा, पाकिस्तान स्टील मिल्स की सूरत हाल आप देखें आपको अफसोस होगा, आप जो मुल्क में जिले हुकूमतें उनका निजाम देखें। मैं आपको पता है क्यों रोकने लगी हुई, बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बात हो जाएगी, बड़ी चीजें जिनका निजाम ठीक नहीं है। ब्रेक टाइम, इसके बाद मिलते हैं। और हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त कराची से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के कराची हेडक्वार्टर्स में 1 पॉइंट एजेंडा पर एक अहम एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है। इसी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदे खुसूसी तारिक अबुल हसन। जी तारिक, बताइएगा कि इस 1 पॉइंट एजेंडा मीटिंग का एजेंडा क्या है?
जी यहाँ कराची एयरपोर्ट पर पीआईए की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है और आप फिर बैकग्राउंड में एक्टिविटी देख रहे होंगे। यहाँ इस वक्त शेयर होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ सिंगल पॉइंट एजेंडा पीआईए की निजकारी के मामले में पीआईए के शेयर होल्डर से आज पीआईए की प्राइवेटाइजेशन या निजकारी की मंजूरी ली जाएगी और यहाँ पर उस सिलसिले में ये इजलास हो रहा है और इसकी सदारत चेयरमैन पीआईए को करनी थी लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो लिहाजा बोर्ड मेंबर गयासुद्दीन जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और शेयर होल्डर्स के इजलास में पीआईए की निजकारी की मंजूरी ली जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तारिक अबुल हसन हमें ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे। वो निजकारी जो मुअख्खर होते होते साल के आखिर तक भेज दी गई थी, आज 13 दिसंबर 2016 इसकी एक एनुअल जनरल मीटिंग में मंजूरी ली जा रही है शेयर होल्डर से। एक और बड़ी खबर आपको जियो पाकिस्तान में दी गई। बिल्कुल जी, और एक चीज जिसका हमने आपको वादा किया था बिल्कुल शुरू में, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि टू बिग स्टार्स गेटिंग मैरिड इन पाकिस्तान। उर्वा हुसैन और फरहान सईद की शादी बिल्कुल होने वाली है, मिडिल ऑफ दिस मंथ है और उनकी शादी के जो फंक्शंस हैं, ढोलकियां हैं, दोस्तों को बुलाना, गेट टुगेदर, वो शुरू हो गई हैं। तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं और ये उनकी ढोलकी की तस्वीरें हैं, ये इन्होंने ऑनलाइन पोस्ट की हैं। बहुत ही म्यूजिक लगा देते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, लेकिन ये जियो पाकिस्तान है, ये मेहंदियों वाला शो नहीं है। नहीं तो हमारे हल्की फुल्की म्यूजिक हो सकती है इसकी। इतना अच्छा म्यूजिक है क्या? अभी हमने वाइटल साइंस का ये गोरे रंग का जमाना, ये सब कुछ चला रहे हैं ना, हम चला सकते थे। एनीवे वजह उसको छोड़ें, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। दे लुक सो हैप्पी एंड लड़कियां जो है यकीनन उर्वा की ड्रेसिंग भी देख रही होंगी, तो यहाँ से भी आप टिप्स ले लें। व्हाट्स इन फॉर द सीजन ऑफ वेडिंग्स। मावरा उनकी बहन जो है उर्वा की बहुत बड़ी स्टार हैं, वो खुद भी फिल्म्स में भी काम की है, वो भी इस तस्वीर में है और अक्सर अगर आप देखें तो इन तीनों की तस्वीरें साथ होती हैं। नेक ख्वाहिशात इस आने करीब जोड़ा बनने वाले दोनों हजरात के लिए, अफराद के लिए, खातून और मर्द साहब के लिए हमारी जियो पाकिस्तान की नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, बहुत सारी खुशियों की दुआएं और न्यूज ब्रेक के लिए हमें जाना है। बिल्कुल जी, और हमें अपनी शादी की तस्वीरें भेजना प्लीज। थैंक यू। हम चलाएंगे इधर न्यूज ब्रेक और इंशाल्लाह हम शो के अगले घंटे में मिलेंगे थोड़ी देर में। वेलकम बैक। मैंने पहले बोला एक ही बात तो एग्जैक्टली। ओके, सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान और इस घंटे की टॉप स्टोरीज। लाड़काना कैडेट कॉलेज में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाले अहमद का इलाज अमेरिका में होगा। सिंध हुकूमत अपना वादा पूरा कर रही है, अच्छी बात है। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इसका इंतजार है। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात, बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स के बाद भत्ताखोरों को हौसला भी बढ़ गया। बिल्डर्स और ताजर्स को कॉल आना शुरू, हुकाम को फौरी नोटिस लेना होगा। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। ला ला लैंड और द क्राउन फेवरेट करार दिए जा रहे हैं। हाउस ऑफ कार्ड्स की एक भी नॉमिनेशन ना होने पर शायकीन हैरान। सो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होंगे जनवरी के एंड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लिहाजा हम आपको उसके बारे में बताते रहेंगे। लेकिन एक सिलसिला हमने ट्रिब्यूट्स का शुरू किया हुआ है। जुनैद जमशेद को ट्रिब्यूट्स दिए जा रहे हैं। बहुत से स्टार्स, बहुत से उनके पुराने कंटेम्प्रेरीज, उनके फ्रेंड्स उनके लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं, गा रहे हैं उनके गाने। और इस बार हम किसका आपको दिखा रहे हैं, शहजाद रॉय का हमने जिक्र किया था, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कंडीशन दी है जुनैद जमशेद के एक गाने की। आप भी देखिए। हुई बातों को जागी हुई रातों को याद करना और जी लेना। तुम मेरे नाम को कभी अपने नाम से बिछड़ने ना देना। कदमों की चाह घर के दरवाजे से निकलने ना देना। मुझे मरने ना देना।
अपनी पलकें तुम ना भिगोना, मत रोना बीती हुई बातों को, जागी हुई रातों को याद करना, याद करना और जी लेना। मैं अपनी आवाज और अपने सारे गीत तुम्हें दे, रॉय, इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट। एक और ट्रिब्यूट हम आपको दिखाते हैं। गुलकार अली जफर ने भी जुनैद जमशेद को ट्रिब्यूट पेश किया है। उनके मशहूर गाने एतबार को उनके लिए गाया है। मतलब आई रिमेम्बर कि जब मैंने ये पहली बार गाना सुना था, आई वाज रियली यंग, लेकिन वर्ड्स कुछ ऐसे हैं और फीलिंग और इमोशन कुछ ऐसा है दैट इट स्टिल पिंचेस यू, आई स्टिल फील द सेम। अभी ये ट्रिब्यूट भी दे रहे हैं, अली जफर ने गाया एतबार और साथ शहजाद रॉय का भी। मतलब एक जैसे ही हमने ट्रांसलेट किया टू द ओरिजिनल तो एक गूज़बम्प्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या बात थी, इतनी पेनफुल है हुमा ये बात बतानी अपने व्यूअर्स को जिस वक्त बैकग्राउंड में भी एतबार का म्यूजिक सुन रहे हैं। इतना पेनफुल है। जब अभी हमने खबर सुनी, उनके भाई हुमायूं जमशेद ने बताया है कि जुमेरात को जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा डिफेंस कराची में अदा की जाएगी। सो पेनफुल ये कहना, ये एक लम्हे के लिए ये भूल गया था मैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ये वही बात होगी, ये एतबार जो है वो हमें नहीं आ रहा। बिल्कुल हम बिलीव नहीं कर सकते अभी तक कि ये हुआ क्या है, और लिहाजा इसीलिए लेट्स मूव ऑन। और हम एक और केस की बात करने लगे हैं अभी, जिसका भी एतबार हमें नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है इधर। और जी कैडेट कॉलेज में मुबैना तौर पर असातिज़ा के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले अहमद का इलाज अमरीका में होगा और सिंध हुकूमत अपना वादा पूरा कर रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लाड़काना कैडेट कॉलेज के 14 साल होनहार तालिब इल्म मोहम्मद अहमद का गला इतने वहशियाना अंदाज में दबाया गया कि बाज नाजुक हड्डियां जो हैं वो टूट गईं और बोलने की सलाहियत खत्म हो गई। दिमाग भी ठीक तौर पर काम नहीं कर रहा। इलाज सिर्फ अमरीका में मुमकिन है, मगर वालिदैन के पास इतने पैसे ही नहीं कि लख्त जिगर को हमेशा की माजूरी से बचा सकें। इसीलिए सिंध हुकूमत ने अपने खर्चे पर बच्चे को इलाज के लिए अमरीका भिजवाने का इंतजाम किया है। बन गए हैं, उनके टिकट्स हैं, उनकी वीज़ा हमने खुद रिक्वेस्ट करके बनवाई है। जिस हॉस्पिटल वो जाना है उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हमसे कुछ टाइम लिया है। जब भी कहेंगे अभी भेज दो, हम दूसरे मतलब के लम्हे में 1 घंटे के बाद उसको भेज देंगे। कानून ये होता है कि एक अटेंडेंट भेजते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम अनपढ़ लोग हैं, हमारे साथ हमारा डॉक्टर भी जाएगा। हमने उसके भी अखराजात किए हैं। मोहम्मद अहमद के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि इस सुनहरे ख्वाब को ड्रोने ताबीर में बदलने के जिम्मेदार कैडेट कॉलेज लाड़काना के बाज़ असातिज़ा हैं। हाउस मास्टर उनकी काल है सर, आपके बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, आपका बच्चा ओल फोल बक रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम किधर लेके आए। मैंने कहा सर आप अपनी कार्रवाई पूरी करके गेट पे लेके आ जाएं, मैं गाड़ी पे उधर पहुंच जाता हूं गेट पे। जब मैंने बच्चे को देखा सर तो उसकी जुबान निकली हुई, आंखें जो है आगे निकली हुई, और
हाथ और पांव मुड़े हुए सुबह वाली एकेडमी वाली ड्रेस में था। मैंने बच्चे को देखा तो वो होश में ही नहीं था। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने सुबकदोश होने से कबल अहमद के वालिद को तहकीकात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर बनाए जाने वाले मेडिकल बोर्ड ने भी कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म पर तशद्दुद होने की तस्दीक करते हुए उसे बैरून मुल्क मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान हमारे साथ हैं। खावर, आप अहमद से भी मिले, इनके वालिदैन से भी मिले, इत्मीनान है उनको कि अब एटलीस्ट इलाज तो बाहर हो सकेगा? जी बिल्कुल, इत्मीनान ज़रूर है उनको कि जी जो इलाज है उसके सिलसिले में जिस तरह हमने ये न्यूज़ ब्रेक की थी, उसके बाद जो हुक्काम हरकत में आए, चाहे वो सिविल हो या अस्करी क़यादत हो, तो उसके बाद जो है तहकीकात ज़रूर हुई हैं। मेडिकल बोर्ड जो है जो 10 रुकनी, उसने अपनी तहकीकात की, प्रॉपर उसका मेडिकल चेकअप किया अहमद का, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो नरखरा है वो 7 जगहों से टूटा हुआ है जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। और अमेरिका की ओहायो स्टेट में जो है डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर पीटर लुगर, उनसे बातचीत चल रही है। वो जब ग्रीन सिग्नल देंगे तो उसके बाद जो है अमेरिका क्या 100% रिकवरी मुमकिन है? नहीं वजी 100% रिकवरी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, इस तरह का इलाज ही नहीं है कि जिन नरखरों को दोबारा से सेट किया जा सके या उसके मुतबादिल उसको लगाया जा सके। तो जो ये बनते हैं इस मटेरियल के, जो कान में जो मटेरियल होता है आपका, उसके बनते हैं, तो वो सिर्फ अमेरिका में इलाज मुमकिन है। तो वहाँ पर जाएगा, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी, उसका ऑपरेशन होगा, उसके बाद फिर इसके न्यूरो सर्जन से अलग बात होगी, क्योंकि दिमाग का मसला है। क्योंकि जब ऑक्सीजन स्टक हो जाती है, ऑक्सीजन जिस जगह पर नहीं जाती दिमाग में, वो आपका पोर्शन जो है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर सक रहा, खा पी नहीं सक रहा, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। जो चीजें ये अभी नहीं कर सक रहा, और हमें पता है कितना होनहार बच्चा था, बिल्कुल परफेक्टली वो फाइन था, तो अब ये रिवर्स हो सकता है कि वो वापस उस स्टेज पे जाए कि जो इसके 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड थी, जब उनसे हमने मालूम किया कि क्या ये बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा, दोबारा तरह जो शाइनिंग कैडेट के इसको अवार्ड मिलते थे, क्या वो दोबारा से मिल पाएंगे या नहीं होंगे, कहा कि जी अभी कहना कबल वक्त है, पहले इसका नखरे का ऑपरेशन होगा, उसके बाद न्यूरो जो सर्जन है वो प्रॉपर इसकी थेरेपी करेंगे, उसके बाद ही कुछ कहना होगा, टाइम लगेगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने वाकई की तहकीकात की यकीन दहानी कराई थी। तहकीकात किस रुख पर हैं, बढ़ रही हैं आगे? जी बिल्कुल, जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जो तहकीकाती टीम जो थी वो यहाँ पे आई थी। 2 टीमें बनाई गई थी, एक तो सिंध गवर्नमेंट के महकमा दाखिला की टीम थी और एक GOC पनवाकल की टीम थी। तो दोनों ने अपनी तहकीकात यहाँ से मुकम्मल कर ली हैं। अहमद के वालिद का प्रॉपर इंटरव्यू लिया गया है, तमाम चीज़ें पूछी गई हैं, वाक़या कब हुआ, किस वक्त हुआ, क्या सूरत हाल है, और जो कैडेट कॉलेज है वहाँ पर भी तहकीकात चल रही हैं। लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई मुस्बत नताइज सामने नहीं आ रहे हैं कि जी तहकीकात किस लेवल पर पहुँची है। जब भी पूछा जाता है वो ये कह रहे हैं जी तहकीकात चल रही हैं, हम आपको वक्त आने पे बताएंगे ज़रूर। तो वहाँ से कोई असातिज़ा वगैरह कोई ऐसा नहीं हुआ कि उनको निकाल दिया गया हो, कुछ स्टूडेंट्स ने मजीद कंप्लेन की हो कि ऐसा कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब मेडिकल बोर्ड हुआ था तो कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर आए थे कि जी हमारे साथ भी इस तरह की सूरत हाल हुई है, और 2 स्टूडेंट्स ने जो है सुसाइड भी किया था, तो उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए थे कि जी इस तरह की सूरत हाल है, तो इस सिलसिले में मजीद तहकीकात होनी चाहिए, प्रॉपर वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि जो कल्प्रिट है जिसने ये तमाम जो सूरत हाल की है, चाहे वो मुलव्विस है या नहीं है, उसको जो है सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और फ्यूचर में बच्चों को जरूर बचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, खावर खान हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत 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 जरूरी है कि इस बच्चे को इस हाल में पहुंचाने वालों को सजा मिले, ताकि मुस्तकबिल को पाकिस्तान के महफूज बनाया जा सके। जो मदरसों में जा रहे हैं, जो बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, जो बच्चे कैडेट कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना। बिल्कुल, और जिस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से उनके जो वालिदैन हैं उनको इन स्कूल्स में और कॉलेजेस में भेज रहे हैं, पता दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कि फिर तो हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें ही ना, अगर कोई एक्शन ना लिया गया तो लिहाजा ये भी एक बात है कि इन्वेस्टिगेशन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। पाकिस्तानी बॉर्न एक और स्टाइलिश और ब्राइट नौजवान की बात करते हैं। उस नौजवान का नाम है उस्मान ख्वाजा। पाकिस्तानी निजात ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऑस्ट्रेलियन टीम का हिस्सा होंगे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। बिल्कुल जी, बड़ी अजीब बात है। और उनसे ये पूछा भी गया कि अपनी पैदाइश के मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ खेलना कैसा लग रहा है, तो उस्मान ने एक वाकया शेयर किया जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। Obviously, I was born there, so it's a very close part of me. Actually, funnily enough, I was waiting downstairs, and I needed the change room locker to be opened for us, and I was just waiting, and the Queensland cricket lady came down, and she's like, so I was waiting for the locker rooms to be open on the left, and she came down, and she's like, oh, you need the locker rooms open? I'm like, yes, please. And she started walking to the Pakistani change rooms. I was like, oh man. It's like, no, I'm that way, thank you. एक बात तो यकीनी है कि
मैच में 12 पाकिस्तानी खेल रहे होंगे और लेकिन एक पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन साइड से खेलोगे, प्राउड है, प्राइड है किसी भी पाकिस्तानी के लिए वो नेशनल टीम से खेले यकीनन। लेकिन ये भी कम खुशी की बात नहीं कि अब ऑस्ट्रेलियन टीम जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है उसकी नुमाइंदगी। लेकिन आई डोंट नो इफ आई वांट टू विश फॉर हिम कि वो बहुत अच्छा खेले। आई मीन दिल से तो मैं हार जाऊंगी। उस्मान बहुत अच्छा खेले और बहुत अच्छा खेले, लेकिन जीता है पाकिस्तान, मतलब उसमें दो राय बिल्कुल नहीं है, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। अच्छा जी, गोल्डन ग्लोब जैसे कि हमने आपको बताया, हाउस ऑफ कार्ड्स क्यों नहीं नॉमिनेट हुआ? मतलब आई डोंट नो एनीबडी जिन्होंने भी देखा हो। लोग उसको मोहब्बत करते हैं ना, उतने लोग उसको, मतलब वो सास बहू की सीरियल जिस तरह है ना, जिस तरह उसको लोग डिस्कस करते हैं, तो हेट एंड लव रिलेशन उसके साथ है ना। थोड़ा सा आपको पता चलता है ना हाउ द व्हाइट हाउस और ये वर्किंग्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यू नो मोस्ट पावरफुल कंट्री, हाउ दे वर्क। हां, अंदर की सियासतें क्या होती हैं लॉस एंजलिस में होगी, हमने बता दिया था यार ये। बिल्कुल, थैंक यू। 8 जनवरी को, ठीक है, रंगारंग तकरीब होगी, मत मिस कीजिएगा। 8 जैन लॉस एंजलिस गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जरा बात करेंगे, एक अहम खबर हमारे पास है गडानी के हवाले से, हम आप शेयर करेंगे। बिल्कुल जी, मैं शुरू करती हूँ। और ये गडानी एक्सीडेंट जो वहाँ हुआ था उसी के हवाले से है। गडानी पर गुज़िश्ता माह बहरी जहाज में आग लगने से खैबर पख्तूनख्वा के 200 से ज़ायद मजदूर जाँ बहक हुए और सूबाई वजीर मेहनत का खौफनाक इंकशाफ सबकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। 1 नवंबर को बलूचिस्तान के इलाके गडानी में नाकारा बहरी जहाज में आग लगने से कम से कम 26 मजदूरों के जाँ बहक होने की खबरें आई थीं और बाद में वजीर आला बलूचिस्तान के मुशीर जान अचकजई ने बताया कि हलाकतें 70 से ज़ायद हो सकती हैं और 90 मजदूर लापता हैं। लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा की वजीर मेहनत अनीसा ज़ेब ताहिर खेली का कहना है कि ये दिल दहलाने वाला इंकशाफ किया है कि सिर्फ उनके सूबे के, यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 200 मजदूर इस अफसोसनाक सानहे में अपनी जान से गए। वजीर आला बलूचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी ने 3 नवंबर को जाए वक़ुआ के दौरे पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आज़म भी जाहिर किया था। 17 और 10 जो है वो मिसिंग है, 10 जो है मिसिंग है। जो भी लोग हम इस पे तहकीकात कर रहे हैं, जो लोग इसमें होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। साने के बाद वज़ीर आज़म की हदायत पर तश्कील दी गई तहकीकाती कमेटी ने दिफाई पैदावार के वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की क़यादत में छानबीन शुरू की, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की कायम करदा 5 रुकनी कमेटी के सरबराह सूबाई सेक्रेटरी खजाना अकबर हुसैन दरानी हैं। इसके बावजूद ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि बलूचिस्तान हुकूमत जाँ बहक अफराद की तादाद छुपा रही है, क्योंकि लवाहिकीन को इमदादी चेक्स देने के जिम्मेदार असिस्टेंट कमिश्नर गरानी ने अब तक काम ही शुरू नहीं किया। अनीसा ज़ेब ताहिर खेली का बयान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की करारदाद के बाद सामने आया, जिसमें वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत से मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर जान अचकजई। अचकजई साहब, आपसे पूछना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वज़ीर मेहनत ने यह बयान दिया कि खैबर पख्तूनख्वा के 200 मजदूर जो थे वो भी जाँ बहक हुए इस गडानी ब्लास्ट में, इस बात में कितनी हकीकत है? मुझे नहीं मालूम कि ये फिगर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत ने कहाँ से लिए हैं। जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, जो कंफर्म हमारे पास फहरिस्त है जो लोग यहाँ पे गडानी में शहीद हुए थे वो 26 है। इसके अलावा जिस पे 17 वो लोग भी शामिल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के दीर रीजन से उनका ताल्लुक था, और जमात इस्लामी के उस वक्त कैबिनेट ने भी ये कंफर्म किए हैं ये फिगर्स। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ इमिग्रेंट्स थे जिनका बांग्लादेशी कम्युनिटी से कोई ताल्लुक था, चूंकि उनके पेपर्स नहीं थे। अब उनके बारे में हमें नहीं मालूम कि क्या वो थे नहीं थे, उनकी तादाद क्या थी, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स तारिकीन वतन के नहीं होते। जान साहब, क्या सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जाँ बहक मेहनत कशों से मुताल्लिक बलूचिस्तान हुकूमत से कोई राब्ता किया?
अभी तक तो कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने कंपनसेशन के लिए ये जो विक्टिम है उनके लिए ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है और तकरीबन 50% ज़्यादा को ये कंपनसेशन मिल चुकी है। तो अगर ये तादाद में कोई सदाकत होती तो उनके जो रसा हैं वो भी आते और वो हमें अप्रोच करते और हमें बताते कि ये फिगर क्यों हमारा फिगर जो है वो सही नहीं है। तो अभी तक इस सिलसिले में हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है और हम चाहेंगे कि KPK की गवर्नमेंट इस हवाले से बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ रब्ता करें। खुद अगर उनके पास शवाहिद हैं तो बलूचिस्तान। अच्छा जाना चकती साहब, फिर आप ये बता दें कि क्या बलूचिस्तान हुकूमत वाकई की मजीद तहकीकात का इरादा रखती है? देखिए अभी तक तो वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने जिन लोगों को नेग्लिजेंस की बुनियाद पे वहाँ पे सज़ा दी है उन लोगों को निकाला है। लोकल ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, जो ठेकेदार हैं उनकी करप्शन, एक हाई पावर्ड कमेटी काम कर रही है जिसमें हमारी मेहनत डिपार्टमेंट जो लेबर है, इन्वायरमेंट है, इसी तरह हमारे दूसरे इदारों से इनपुट लिया जा रहा है। अभी हमने एक SOP वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई है, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मेजर्स लिए हैं और काम शुरू कराया है। लेकिन हम इसको देख रहे हैं, एक कानून जो बदकिस्मती से किसी भी गवर्नमेंट ने गडानी स्पेसिफिक अभी तक नहीं बनाया, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द बलूचिस्तान असेंबली में एक कानून भी आएगा जो गडानी के ज़रूरतों के मुताबिक होगा। वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के बिलखसूस इश्यूज़ को एड्रेस करेगा। अभी तक हमने वहाँ पे बुनियादी फैसिलिटीज़ के तौर पे जो BHU है उसको फाल करवाया है। वहाँ पे दूसरे इमरजेंसी मेजर्स जिसमें फायर ब्रिगेड और दूसरे मेजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुशीर जान अचकज़ई साहब, हमें तफसील से अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहे थे। जी बिल्कुल, और अभी हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक और वापस आ जाएंगे। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। हमारे गेस्ट हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अशरफ खान है, लेकिन उससे पहले हम बात क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली हम बात करने वाले हैं कराची की। कराची ऑपरेशन ने कराची पर पिछले 1.5 साल में एक मुस्बत असर डाला था, जब कराची में अमन अमान की सूरत हाल निस्बतन बेहतर हो गई थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में एक बार फिर टारगेट किलिंग, डकैती, भत्ताखोरी और स्नैचिंग की वारदातों में इजाफा हुआ है। आवाम से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि मोबाइल छीनने की वारदातें बढ़ गई हैं, बिल्डर्स परेशान हैं, ताजिर परेशान हैं, जिन्हें एक बार फिर भत्ते की कॉलें मौसूल होनी शुरू हो गई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या पेश आया जिसमें एक बिल्डर को 50 लाख रुपए भत्ता देने की कॉल की गई। कॉल ट्रेस की गई तो पता चला ईरान से कॉल की गई है। भत्ता ना देने पर उसके दफ्तर पर क्रैकर हमला भी किया गया। उसकी जानिब से हुक्काम से, हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से दरखास्त की गई है बिल्डर्स की जानिब से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन हमने देखा है कि एक पीक आया है दोबारा से स्नैचिंग की वारदातों में। लोग बड़ी तेजी से अपने मोबाइल फोन से अपनी कीमती अशिया से महरूम हो रहे हैं और पुलिस जो है उनका रवैया ये है कि वो गिर गया या चोरी हो गया की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, स्नैचिंग की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। सब अच्छा है दिखाते हैं। इसी पर हम आज बात बिल्कुल यकीनन ये बहुत ही अलार्मिंग बात है और इस पर हमें जरूर बात करनी है। हमें ज्वाइन करें जियो न्यूज के नुमाइंदे अशरफ खान। अशरफ, 2 साल हो गए हैं और बड़ा अच्छा ऑपरेशन है कराची में चल रहा था, एक सेंस ऑफ पीस और अमन वो सुकून हो रहा था। अब ये भत्ताखोरी और इस किस्म की बातें और लोगों को इस तरह थ्रेट करना, व्हाट्स गोइंग ऑन? जी, अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो बहुत सूरत हाल ख़राब थी, लेकिन 2 साल में बहुत सूरत हाल बेहतर हुई, कारोबार भी अच्छा हुआ, सरमायाकारी होने लगी। स्टॉक मार्केट के अलावा लोकल यानी कि हम ईद पे देखें, बकरीद पे देखें, बहुत ज़्यादा बाइंग भी देखी, अरबों रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट हुई थी। लेकिन अभी जो हम देखें दोबारा से 2 से 3 माह में दोबारा से भत्ते की भी, अगवा के भी 1-2 आए केसेस, इसके अलावा जो है स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गए। अगर हम भत्ते की बात करें तो एक बिल्डर है जो यहाँ कराची का गुलबहार में उनकी एक ट्विन टावर के नाम से एक काम कर रहे थे। वो वहाँ पे उन्होंने काम जब शुरू किया तो आधा काम हुआ है तो उनको कॉल आती है कि 50 लाख रुपए का भत्ता दिया जाए। तो वो समझे कि ऐसी कोई उनको दे रहा है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद बार बार यानी कि रोज़ाना कॉल आई, उस पर उनको थ्रेट थोड़ा हुआ तो उन्होंने आबाद जो इनकी एक एसोसिएशन है उसको उन्होंने अपडेट किया। फिर उन्होंने 2 नवंबर को एक ख़त लिखा जो कि सारे सिक्योरिटी इदारों को उनको भेजा गया विद अलर्ट के साथ। वहाँ पे ये भी बताया गया, फिर वो जब अलर्ट के साथ गया तो उसकी लोकेशन
चेक हुई, जब मॉनिटर किया गया तो ईरान से कॉल किया था, ईरान से वो बंदा कॉल कर रहा था रोमिंग पे, फिर उनके बंदे भी यहाँ पे थे, फिर वो बार बार उन्होंने 50 लाख की डिमांड की, फिर उन्होंने जाके आखिर में जब नहीं दिया उन्होंने कहा ये फर्स्ट थ्रेड है कि हम आपके जो दफ्तर है उस पर हम हमला कर रहे हैं, यानी बिल्डर के जो दफ्तर था उसके ऊपर हमला किया गया और क्रैकर हमला। फिर यहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी एक मीटिंग की जिसपे उन्होंने बताया वो बिल्डर तो बेचारा मुल्क छोड़कर चला गया फैमिली समेत बच्चों को लेकर, लेकिन आबाद अब परेशान है। जो बिल्डर्स की एसोसिएशन है कि हम किस तरह काम कर सकते हैं, तो कोई उनको फीडबैक मिला, उनकी जानिब से खत जारी किया गया है जो हमारे पास मौजूद भी है, तो कोई उन्हें मदद मिली है अशरफ? जी वही हमने पूछा था, क्योंकि उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी चेयरमैन आबाद ने, और उन्होंने डिटेल ये बताई कि हमने तकरीबन 2 नवंबर को खत लिखा, फिर रिमाइंडर लेटर दोबारा लिखा 17 नवंबर को जो इसमें लिखा हुआ है। इसमें तमाम सिक्योरिटी इदारे हैं जो हेड्स हैं उनको भी ये लेटर गया हुआ था, साथ में सीएम को भी गया हुआ था, गवर्नर को भी गया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, किसी ने उनसे रब्ता नहीं किया, कोई नहीं किया। अभी भी हमने उनसे अपडेट लिया है कि उनको जब ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ताजिरों को किस तरह की मुश्किलात का सामना है, क्या उनको भी भत्ते की पर्चियां आ रही हैं? ताजिर जो हैं जो दुकान खोल रहे हैं, क्या उन्हें हफ्ता देना पड़ रहा है, क्या उन्हें भत्ता देना पड़ रहा है? जी कराची में अगर हम बात करें तो जो बाजार हैं 500 बाजार हैं छोटे बड़े, वहाँ पे अगर हम बात करें तो वो स्ट्रीट क्राइम से परेशान है, क्योंकि उनके ग्राहक जो आते हैं वो आते हैं यानी कि दिन में तो आते नहीं, शाम के टाइम आते हैं। शाम के टाइम जब रश होता है, रश आवर में, तो इजीली एक्सेस पे बाइक पर आते हैं, उनको ले जाते हैं। कह रहे इसकी वजह से उनका कारोबार मुतासर हो रहा है, क्योंकि जब वो स्ट्रीट क्राइम हो जाती है वो परेशान होकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका फिर कारोबार इम्पैक्ट करता है, क्योंकि खरीदारी चले जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे। और बहुत जरूरी है इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेंजर्स एहलकार, हुकूमत, रेंजर्स हुकाम और हुकूमत सिंध से हम ये दरखास्त करेंगे कि कराची मुझे एक पीस का माहौल, कराची जो कि एक बार फिर रोशनी का शहर बन रहा था, एक बार फिर लोग डरने लगे हैं सड़कों पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए। आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि ये मतलब जो भत्ता लेने के लिए जो फोन कॉल्स वगैरह आ रही हैं, अशरफ हमें बता भी रहे थे, मतलब इंटरनेशनल अब ये पूरा एक नेटवर्क हो चुका है। उसमें 2-3 चीजें पीछे ने इस पे हुकूमत कोशिश भी की है कि पाकिस्तान में जो रोमिंग मिसाल के तौर पर ईरानी सिम है पाकिस्तान में ही कोई यूज कर रहा है और रोम होकर चूंकि वो आ रही है, राउट होकर आ रही है, तो उसकी लोकेशन हमारे पास नहीं आती, इसकी वजह से उन्हें ट्रेस करना मुश्किल है। तो हमें जरूरत है कि जो हमारी साइबर इंटेलिजेंस है उस पर भी हम थोड़ा सा काम करें और तवज्जो दें दोबारा लोगों का के जो लूट मार करने वाले हैं उनके हौसले बढ़ गए। पुलिस से हमारी दरखास्त ये है कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट दर्ज कराने आता है कि मेरे मोबाइल फोन छिन गए, तो बराए मेहरबानी छिन गए हैं कि आप जो रोजनामचा है उसमें इंदराज करें, लोगों को डराएं नहीं हरगिज के जी आपको फिर सामना करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह हमारे सामने सही फिगर्स आएंगे कि कितनी स्नैचिंग इस शहर में हो रही है और उसके बाद हम उसको कोप अप कर सकेंगे। लेकिन एक और इजी वे मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल भूल जाएं इन बातों को और बिल्कुल हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने आपको कुछ और दिखाना है। तो वाई बी सो टेंस इन द मॉर्निंग जी, सिंध की बात हो रही है। सिंध में लोक मौसीकारों की कोई कमी नहीं है, बहुत से नाम है हमारे सामने, अलन फकीर है, शाजिया खुश्क है, जीजी दरीना, मगर हमने ढूंढ लिया है एक नया लोक फनकार और मिलवाते हैं आपको उनसे। मतलब वो एक होते हैं ना 7 सुर, ये आपने तो छुपा के रखी हुई थी वीडियो। आप मैं सुबह से कह रहा था मुझे दिखाएं प्लीज, तो आपने कहा नहीं अभी नहीं, शो में देखिएगा। और सरप्राइज फिल्म में समझा वाकई कोई, लेकिन बच्चा जो भी था सुर में था, रो रहा था या गा रहा था। 8वां सुर बच्चे ने निकाले, एक तारा भी बजा रहा था, मतलब पूरा म्यूजिक रेंडिशन भी साथ चल रही थी। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक तारा, वाह, मुझे एक तारा इंस्ट्रूमेंट टाइप, तो उसमें एक स्ट्रिंग होती है तो वो एक ही बजती रहती है। देखा कितनी मालूमात मुझे सुबह मिल जाती है। जियो पाकिस्तान।
वेलकम बैक। और बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूं, एक सिलसिला जो हमने जियो पाकिस्तान में शुरू किया हुआ है करियर काउंसलिंग का, वो हमारा बहुत ही हिट हो रहा है। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आउट देयर जो अपने सवाल भी भेज रहे हैं हमें। कुछ सवाल हम अपनी तरफ से पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि लोगों को इनकी जानकारी की जरूरत होती है। करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट सैयद अजहर हुसैन आबदी साहब हमारे साथ हैं एज यूजुअल। आबदी साहब, हमें करियर काउंसलर्स की बड़ी जरूरत है। हम आपकी जॉब नहीं लेना चाह रहे, लेकिन हम वैसे ही कह रहे हैं कि करियर काउंसलर्स की बहुत जरूरत है आजकल। और हमने देखा है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो हैं ये इस फील्ड में कोई डिग्री नहीं देते, इसकी क्या वजह है? आपने बिल्कुल सही कहा, कैरियर काउंसलिंग एक बहुत ही अहम एरिया है और अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग नहीं हैं। ना ही आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि यूनिवर्सिटियाँ वेदर गवर्नमेंट और प्राइवेट इसके अंदर कोई डिग्री ऑफर कर रही हैं। मेरी जब भी HEC से बात होती है, चेयरमैन HEC से, मैं यही कहता हूँ कि इसके ऊपर काम होना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। मुझे उम्मीद है कि जल्दी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग पर डिग्रीज़ ऑफ़र की जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स और इंडस्ट्री हर जगह पर वैकेंसीज होंगी इस अच्छा साहब, हमने देखा कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए करियर का इंतखाब खुद करते हैं, कहते हैं यार तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओ। अब ये काम अगर वालिदैन ने ही करना है तो फिर उन्हें क्या चीजें अपनी नजर में रखनी चाहिए कि मेरे बच्चे में ये है तो ये इसे इस फील्ड में भेजना चाहिए? किन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए वालिदैन को? अभी तक लॉयर और डॉक्टर्स ये दो ट्रेडिशनल शोबे थे जिसमें हम लोग जा रहे थे, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ग्राफिक एंड डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक ब्रोकर्स, ये वो सब शोबे हैं जिसमें कई शोबों में बच्चियां घर बैठ कर के भी काम कर सकती हैं। बल्कि बैरून मुल्क तो ज़्यादातर इन शोबों में लोग घर बैठ कर के भी अपनी नौकरियां और अपने पेशे को अंजाम। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आबदी साहब, आप जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो वाकई कभी कभार लगता है कि सुनी सुनाई है, लेकिन आपकी तरफ से आती है तो फिर श्योर हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छी खबर है हमारे पास, और अच्छी खबर हमारे पास है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जब घंटी बजी, कारोबार का आगाज हुआ, तो शुरू का एक घंटा बड़ा अच्छा रहा, पॉजिटिव। एक घंटे में 485 पॉइंट्स का, यानी कि तकरीबन 500 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 40% शेयर्स फरोख्त हो गए और उसके नतीजे में बड़ी सरमायाकारी की तवक्को की जा रही है। स्टॉक मार्केट इस हफ्ते अपने 40% शेयर्स फरोख्त कर देगी और PSX के एक ओहदेदार का कहना है कि चीनी और बरतानवी कंपनियां इनकी मुमकिना खरीदार हो सकती हैं। इसकी खरीदारी में कम से कम 17 कंपनियों ने दिलचस्पी भी जाहिर की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रवां साल सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली स्टॉक मार्केट्स में से एक रही, जिसका इंडेक्स अब तक 38% मुनाफा हासिल कर चुका। 9 दिसंबर को पहले सेशन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स ने 45,000 पॉइंट्स यानी कि 45,000 का नफसियाती हद पार किया। यूं एक साल में 100 इंडेक्स में 10,000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 300 से ज्यादा पाकिस्तानी ब्रोकर्स की मिल्कियत है। PSX की डिवाइसमेंट कमेटी के सरबराह शहजाद चामड़िया के मुताबिक 15 दिसंबर से स्टॉक एक्सचेंज के 40% हिस्से की बोली का आगाज किया जाएगा। तज्जियाकारों का अंदाजा है कि ये डील तकरीबन 22 करोड़ 50 लाख डॉलर्स तक जाएगी। ताहम कमेटी ने इस पर बात करने से इनकार किया। 11 जनवरी को मुल्क की तीनों स्टॉक मार्केट्स के इंतजाम के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का बाकायदा आगाज हुआ था। अमेरिका में कायम अटलांटिक मीडिया कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में PSX 100 इंडेक्स एशिया भर में सबसे बेहतर रहा और दुनिया भर में 5वें नंबर पर रहा। 2016 के आगाज से 11 जुलाई तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 17% तक जा पहुंचा था। हुमा, आपने जबरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन और खबर दी है, सो वेरी गुड ऑन पाकिस्तान। कुछ ऐसी अच्छी खबरें आए तो बड़ा हमारा शो, हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है। अच्छा जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा जो ट्विटर पे अकाउंट है जियो पाकिस्तान TV, लेकिन रुके ना, आप तो समझिए खत्म हो रहा है।
हाँ ना, मैंने नहीं जी, हमने तो खत्म हो गया होगा। इतनी बड़ी खबर शामिल की, हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है सॉरी सोहेल, सॉरी आई एम सॉरी, हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सोहेल। सोहेल एक्सट्रीमली सॉरी, हुमा समझी कि शो खत्म हो रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। पहले ये बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। क्या मुल्की और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार बड़ी तादाद में स्टॉक मार्केट के ये 40% जो शेयर्स हैं, ये हिस्से हैं, खरीदने में दिलचस्पी लेंगे? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस इस साल 2016 में बहुत ही शानदार रही है और पाकिस्तानी मार्केट 45,000 की सतह अबूर कर गई है और ये एशिया में बेहतरीन मार्केटों में इस साल उसका शुमार होगा कि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हो रही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो पाकिस्तान में ब्रोकर्स ओन करते हैं उसका पार्लियामेंट ने एक कानून अप्रूव किया था, उसके तहत इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है और 40% ब्रोकर्स के हिस्से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को फ़रोख्त किए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि जब मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अच्छे हैं, ये ट्रांजैक्शन को जा रहे हैं। अच्छा मोहम्मद सोहेल, आई एम वेरी सॉरी कि मुझे नहीं पता था हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ लूँ कि मार्केट को क्या उम्मीद है कि ये 40% हिस्से का सौदा कितना सरमाया ला पाएगा? सरमायाकारी इस एक्सचेंज में कितनी होगी इन 40% हिस्से की, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है। मेरे ख्याल में सरमायाकारी से ज़्यादा अहमियत ये है कि जो नया इन्वेस्टर आएगा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स, वो मार्केट में नई प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराएगा। आज हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बहुत कॉमनली यूज़ होती है, वो है कैश एक्विटीज़। डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स जो दूसरे ममालिक में यूज़ होते हैं वो नहीं हो सकते। इसी तरह जो लिस्टिंग्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में, और दो मार्केट 3-4 साल से बढ़ रही है, वो बहुत ही कम हो रही हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि नया जो मैनेजर होगा, नया इन्वेस्टर होगा, वो अच्छी और नई कंपनियों को राग़िब करेगा स्टॉक मार्केट तक। 15 दिसंबर से ये कार्रवाई शुरू हो रही है, क्या इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगी सोहेल? जिस तरह आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि ये जो प्रोसेस है स्टॉक मार्केट के 40% हिस्से फरोख्त होने का, इसकी जो बिडिंग है 15 दिसंबर है और 15 दिसंबर को बिडिंग होगी। इसके बाद कोई 1 से 2 माह का और प्रोसेस है जिसमें ये पूरा प्रोसेस और मैनेजमेंट टेक ओवर, हैंड ओवर वो मुकम्मल होने की उम्मीद है। इसके एक इम्प्लीकेशन ये भी हैं कि जो ब्रोकर्स कम्युनिटी है उनको काफ़ी 40% जो पैसे हैं। मोहम्मद सोहेल, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन आई एम सो सॉरी कि हम आपसे बात नहीं कर रहे थे, मैं बड़ी जल्दी में थी। आपको ये बताना अब टाइम है, कह दूं 2 मिनट, 1 मिनट 20 सेकेंड। ट्विटर पे जो हमारा अकाउंट है जियो पाकिस्तान टीवी, उसको जरूर फॉलो करें क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जो हम अपने शो में नहीं दे सकते, टाइम नहीं होता। बस ये कहना था। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, नहीं बल्कि प्रोग्राम आपको अल्लाह हाफ़िज़ करेंगे, कल सुबह मिलेंगे 9:05 पर। अल्लाह हाफ़िज़।